Hello and welcome back to PSC Panchayat. My name is Jyotsna and in our last lecture we were talking about preamble और preamble के basic tenets के बारे में हम बात कर रहे थे. मैंने describe किया था कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. ओके मैंने आपको बताया था S3DR सबसे पहले सॉवरेनिटी आती है, देन उसके बाद सोशलिज्म एंड देन सेक्युलर एंड देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इन सारे टर्म्स का को एक्सप्लेन भी किया गया था. ओके सो नाउ विल मूव फर्दर. ठीक है, ये तो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि एक नेशन को किस किस्म का बनाना है हमें. तो जो सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे टर्म्स थे, ये हमारे फाइनल एम्स एंड एस्पिरेशंस है. अब इनको कहाँ तक पहुँचाएंगे हम, कैसे पहुँचाएंगे, इसका जो जरिया है वो हम आगे देखेंगे. राइट, ओके लेट्स बिगिन. सो प्रियम्बल. So we started with we, the people of India, okay. Sovereignty lies within the people of India. Sovereignty lies within the people of India. Sovereign कौन है? People है. How? Because we elect our representatives. Okay, and we are not basically हमें कोई फॉरेन कंट्री डिक्टेट नहीं करती है कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है. हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं और वही सरकार पॉलिसीज़ बनाती है और लॉज बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है. राइट, सो वी आर नॉट डिक्टेटेड बाय एनी फॉरेन कंट्री और एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी फॉरेन फोरम फॉर दैट मैटर. ओके, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग resolved to constitute India into S3DR. ऑर्डर का हमें खास ख्याल रखना है. सॉवरेनिटी सबसे पहले. सॉवरेनिटी सबसे पहले क्यों? क्योंकि अगर हम सॉवरेन ही नहीं हैं तो हम आगे के एस्पिरेशंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले सॉवरेनिटी आएगी, प्रभुत्व संपन्न. देन सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये दोनों वर्ड डिस्कस किया था, 42nd अमेंडमेंट से आए थे. एंड फाइनली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बताया था जहां पे हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड, अनलाइक हेरिडेटरी मोनार्क. यहाँ पे ब्रिटेन वाला मोनार्की नहीं है, यहाँ पे हम अपने हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक व्हाई? बिकॉज वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. एंड नाउ सॉवरेनिटी एक्सप्लेन किया. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर मैंने आपको बताया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. अ क्विक रिवीजन सो दैट इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको कोई गैप ना लगे, इसलिए लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे रही हूँ. ओके, सो सॉवरेनिटी. अच्छा, सॉवरेनिटी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था दैट सॉवरेनिटी लाइज विद इन द पीपल ऑफ इंडिया. एंड सॉवरेनिटी का मतलब to be governed by ourselves, ruled by ourselves. There is no external authority governing us. Okay, or sovereignty as a
अच्छा, मॉडर्न इंडिया, आज के भारत में बदलाव तो बहुत हैं, है ना, हम सब जानते हैं। और सॉवरेनिटी को आपको अगर आज के बिल्कुल करंट कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो आई सजेस्ट वी ऑल मस्ट वॉच इंटरव्यूज ऑफ आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर। उन्होंने इंटरनेशनल फोरम में जिस तरीके की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, जिस एग्रेसिवनेस इज ऑलवेज नॉट अ बैड वर्ड, ओके, वी हैव ऑलवेज बीन पोलाइट एंड वी ऑलवेज विल बी, बट उन्होंने जिस तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक फोरम में बताया है, उससे ये समझ में आता है कि वी आर नॉट नाउ अ मीक कंट्री, वी आर नॉट नाउ मीक, लाइक हम कमज़ोर नहीं हैं अब, ठीक है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस से ही डिसाइड करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा था अभी रिसेंटली, शायद आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, एक इंटरनेशनल फोरम में जब उनसे पूछा गया कि आप यूएस जैसे आपको कह रहा है कि रशिया पे सैंक्शंस लगाइए, बट आप ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। सो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक उनकी लाइन थी, बड़ी अच्छी लाइन थी, उन्होंने कहा था कि यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि यूरोप की जो समस्याएं हैं वो पूरी दुनिया की समस्या होनी चाहिए, और जो दुनिया की समस्या है वो यूरोप की समस्या नहीं है। ओके, सो ये बड़ी अच्छी बात थी, और आप देख रहे हैं कितनी असर्टिवनेस के साथ उन्होंने इस बात को कहा था कि हम पीस को हमेशा ही प्रायोरिटी देते हैं, वी आर पीसफुल पीपल, और हम चाहेंगे कि वॉर तो ख़त्म ही हो जाए, वॉर तो कभी सोल्यूशन होता नहीं, ठीक है। डिप्लोमेसी, पीस, टॉक्स, यही सोल्यूशन है। लेकिन आप हमें ये नहीं बता सकते कि किस कंट्री के प्रेशर में आके हमें किस कंट्री के साथ व्यापार करना बंद करना चाहिए, या किस कंट्री के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को रोकना चाहिए या रिस्ट्रेन करना चाहिए। ओके, सो सॉवरेनिटी का जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट हम समझ सकते हैं वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की स्पीच से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, सॉवरेनिटी एंड सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म मैंने आपको बताया था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे, ठीक है। उस वक्त हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से वो नहीं चाहते थे कि आने वाली जनरेशन को एक आइडियोलॉजी थोपी जाए, ठीक है। उनका सोचना भी सही था, ठीक है। और सोशलिज्म हमारे देश में है, आपने सुना होगा ये टर्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक है। पंडित नेहरू का सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, उसको एक ये कह सकते हैं, उसको कहा जाता है फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिस्ट, ठीक है। अब ये जो फेबियन वर्ड है ना, थोड़ा सा अलग वर्ड है, बट समझ लेते हैं, समझने में आसानी होगी कि इंडिया में जो सोशलिज्म है वो किस किस्म का है। फेबियन एज अ वर्ड, इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशन। ओके, पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशन, मतलब हम किसी पॉलिसी को ला रहे हैं तो उसको धीरे धीरे लेके आएंगे, उसमें डिबेट डिस्कशन हम करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर उपाय निकल के आए। सो पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशन, यानी कि यहाँ जो सोशलिज्म का जो एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है कि सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, देन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कहाँ क्या देना है, यहाँ या कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, या किस तरीके का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो ये तो एक्सट्रीम सोशलिज्म हो गया। बट हमारे देश में फेबियन सोशलिज्म है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगी सोशलिज्म की तरफ, ठीक है। समाजवाद की तरफ जो हम अपने देश को जो सोशलिस्ट कंट्री बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो हम आराम से करेंगे, एक तरफा या एक बार में ही हम अपने सारे पॉलिसीज नहीं थोप देंगे। सो पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशन, दैट इज फेबियन सोशलिस्ट। सो वी आर फेबियन सोशलिस्ट, लाइक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फेबियन सोशलिज्म का है, जहां पे धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट टुवर्ड्स सोशलिस्ट नेशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट towards socialism, ठीक है।
आप ये अपने आंसर्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे आप इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म को और भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो आवर पॉलिसी इज ऑफ डिले एंड कॉशन. लाइक फेबियन, द वर्ड फेबियन का, इसका मैंने आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताया है, पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशन. और जो हमारा इंडियन सोशलिज्म है दैट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट टुवर्ड सोशलिज्म. ओके, ठीक है. तो अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया. सेक्युलर भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, वी आर इनटू पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है धर्म इज वे ऑफ लिविंग. ठीक है, रिलीजन इज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट. रिलीजन, द वर्ड इज, it has a European concept as in like रिलीजन का मतलब मैंने आपको बताया था. रिलीजन का मतलब अगर हम उसको एग्जैक्ट हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज समुदाय, इट इज अबाउट मजहब, इट इज अबाउट मत. मत कैसे, जो सेक्ट्स निकल के आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं, पंथ हैं, उनकी अपनी विचारधारा है जिसका सोर्स तो एक है लेकिन उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं. ठीक है, तो वो एक मत हो सकता है. ठीक है, सो हमने इसीलिए पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लिया और उसमें ये है कि स्टेट और रिलीजन आर नॉट एंटायरली डिफरेंट. जहाँ ज़रूरत होगी स्टेट रिलीजन में इश्यूज में आएगा. ओके, रिलीजन ऐसा नहीं, रिलीजन के नाम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते. हमारा धर्म कुछ भी कहे, हमारा मजहब कुछ भी कहे, या हमारा समुदाय या हमारा सेक्ट पंथ कुछ भी कहे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के विरोध में जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसको वहीं पे रोकना होगा. और वो रोकने का काम है स्टेट का. ओके, ठीक है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम यहाँ तक ये जो 5 एम है हमारे, दिस इज द काइंड ऑफ नेशन वी वांट टू डेवलप, we want to make, we want to create. This is the kind of nation that will be sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब यहाँ तक पहुँचने का जरिया क्या है? वो है जस्टिस, वो है लिबर्टी, वो है इक्वालिटी, वो है फ्रेटर्निटी. ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. Okay, so now after these 5 big words, there comes to secure all its citizens. अब इसके आगे जो बातें हैं ये हम देखेंगे. ये जो हमारे एस्पिरेशंस हैं इनको आप कैसे दिलाएंगे जनता को, वो इसमें आगे लिखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहली लाइन है वो कहती है जस्टिस. अब जस्टिस क्या है? जस्टिस से क्या मतलब हो सकता है? टू बी फेयर. ठीक है, टू क्रिएट अ इगैलिटेरियन सोसाइटी. ओके, अब इसको आप कैसे देंगे, ये सोसाइटी आप कैसे क्रिएट करेंगे? या आप जो कह रहे हैं टू बी फेयर, टू बी जस्ट, ये कैसे अचीव किया जा सकता है? तो अब इसमें 3 मेन पिलर्स हैं इसके, जिसमें सबसे पहले आता है, इसका भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए? प्रियम्बल बहुत ही सधा हुआ है. ठीक है, तो इसमें एक एक वर्ड्स बहुत ही नपे तुले हैं और उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है. ठीक है, तो ये समझना ही बहुत ज़रूरी है. तो जस्टिस, आप किस चीज़ की जस्टिस? सबसे पहले तो इट इज़ सोशल जस्टिस. सबसे पहले तो आप समाज को बराबरी पे ले आए ना, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी बराबर पे ले आए, सामने ले आए, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, उनको एक स्पेस दें. फिर उसके बाद ही आगे की बात होगी. तो सबसे पहले एक सोशल जस्टिस क्रिएट की जाएगी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, फिर उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, सो जस्टिस का मतलब हुआ टू बी फेयर और जस्ट. टू बी फेयर वी कैन से. अब इसमें सोशल जस्टिस में एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे इक्वल राइट्स हैं, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस होगी, जहाँ पे लोगों की, हर एक इंडिविजुअल की एक डिग्निटी होगी. ओके, ऐसी सोसाइटी, टू क्रिएट अ इगैलिटेरियन सोसाइटी. egalitarian society.
एक जागरूक समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता है, अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, वेयर पीपल नो व्हाट देयर ड्यूटीज आर एंड व्हाट देयर राइट्स आर। ओके, अब ये वही वाली बात है, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले हमें रोटी चाहिए, फिर हमें अपने तन को ढकने के लिए एक डिग्निफाइड इंडिविजुअल की तरह हमें कपड़ा चाहिए, एंड देन फाइनली एक मकान चाहिए। सो ये वैसी ही बात है। तो सोशल जस्टिस में सबसे पहले जो बातें हैं ना, कि जो मैंने अभी आपको बताया, जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे रह गए किन्हीं कारणों से, ठीक है, उनको एक बराबर एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि वो बाकी की सोसाइटी, बाकी के समाज के साथ घुल मिल जाएं। तो उसके लिए हमने जो अफर्मेटिव एक्शंस की पॉलिसी रखी है वो इसमें काम आती है। अफर्मेटिव एक्शन वो इस सोशल जस्टिस को लाने का एक जरिया है। अफर्मेटिव एक्शंस में क्या है? रिजर्वेशन, ठीक है। देन इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, अब कोई इंसान क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या पैसा नहीं है, इस वजह से वो पीछे नहीं रहना चाहिए, इस वजह से उसके बच्चे अनपढ़ नहीं रह जाने चाहिए, इस वजह से उसके बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, सो इसके लिए आपको ध्यान होगा, जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई थी, जिसमें लोगों को खाना, राशन मुहैया कराया गया था, ठीक है, बहुत ही कम रेट्स में। तो वो एक एग्जाम्पल है इसका इकोनॉमिक जस्टिस का। एमजी नरेगा, उसका वो भी इसी एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, आप किसी की इनकम की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से उसको समाज की मुख्य धारा में आने से रोक नहीं सकते, ठीक है। तो कैसे नहीं रोकेंगे? पहले उनको वो बेसिक फैसिलिटीज टू लिव अ डिसेंट लाइफ, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनको मिले, उसके लिए ये इकोनॉमिक जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ ही दे दिया गया है। देन इसके बाद जो इसके डिटेल्ड प्रोविजन है वो हम पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, देन आगे उसमें पढ़ेंगे हम। ये अभी आप समझ लीजिए, ये मैंने आपको बताया था ना, प्रियम्बल इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसकी चाबी है बस शुरुआत की। ओके, सो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब आपने उनको पहले समाज में सबको बराबर पे ले आए, उनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो आप उन्होंने मिटा दिया, मतलब इकोनॉमी में वो मुख्य धारा में नहीं है या उनके पास प्रॉपर्टी या पैसा नहीं है, इस वजह से वो पीछे ना रह जाएं, तो उनको भी आप आगे ले आए, दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब पॉलिटिकल, जो राजनीति है या लोकतंत्र है या देश का गवर्नेंस सिस्टम है, वहाँ पे जो सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्या कोई भूखा आदमी, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, कोई भूखा आदमी वो ये सोचेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या वो ये सोचेगा कि हमारे समाज में कौन कौन से कानून हैं या हमारे क्या कर्तव्य हैं? उसके दिमाग में ये बातें तो आ ही नहीं सकती ना। उसके दिमाग में सबसे पहले कि भाई मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे रोटी दो, उसके बाद ही मैं आगे की सोच सकता हूँ, ठीक है। सो जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तब पॉलिटिकल जस्टिस आएगा, तब वहाँ पे वो अपने जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट, तब तो वो इसका मतलब समझ पाएगा। इसके बिना कैसे समझेगा राइट टू वोट क्या है या इसकी जरूरत ही क्यों है? तो सरकारें, आपने जब इलेक्शन होता है, सरकारें आती हैं अपना सरकार नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं अपना मैनिफेस्टो लेकर, तो उसमें कई सारे बड़े बड़े दावे होते हैं। हम सरकार में आएंगे, ये लोन माफ़ कर देंगे, हम सरकार में आएंगे, बच्चियों को स्कूटी देंगे, हम सरकार में आएंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे ताकि वो पढ़ें, या फिर और भी लोन माफ़ कर देंगे, या प्रधानमंत्री आवास ये तो योजना तो बाद में आती है, लेकिन पहले ये सारे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ठीक है, पक्का घर है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो जनता पहले देख लेती है कि हाँ ये सरकार हमें ये देगी, फिर वो फाइनली पॉलिटिकल जस्टिस पे वो समझ सकती कि हाँ ठीक है अब हमें इनको वोट देना है। तो ये एक बहुत ही सार्कास्टिक कह सकते हैं कि हम इसी हिसाब से सोचते हैं, बट हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि इसका ऑर्डर क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फिर मिलेगा आपको वोट। ओके, सो
राइट, तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इसके बाद लिबर्टी, आपने जस्टिस, एक जस्टिस कॉन्सेप्ट को आपने समझा, ठीक है, टू बी फेयर, टू बी जस्ट, टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब इसके बाद उस सोसाइटी में अब लिबर्टी जो है, लिबर्टी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और इननेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिबर्टी आपके दिमाग में, लिबर्टी से आप क्या समझते हैं, लिबर्टी क्या है? क्या जिसको जो करने का मन है क्या वो ये कर सकता है किसी भी सोसाइटी में? आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप घर में आपकी जो मर्जी है आप वो नहीं कर सकते, घर के कुछ कायदे कानून हैं, आपको उसको मानना होगा। तो जब हम लिबर्टी अभी पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, ना कभी हो सकती है। किसी भी सभ्य समाज में एब्सोल्यूट लिबर्टी तो नहीं दी जा सकती, ठीक है। उससे इक्वालिटी का भी हनन होगा, उससे फ्रेटर्निटी भी प्रभावित होगी, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन तो ध्वस्त होगा ही होगा। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट लिबर्टी। ओके, justice, social, economic and political to create an egalitarian society. Okay, then liberty, ये big words हैं और ये उसके अलग अलग पिलर्स हैं, ठीक है। लाइक ये बेस है और ये उसके ऊपर खड़े पिलर्स हैं, जस्टिस एंड देन लिबर्टी। अच्छा, जस्टिस में मैंने आपको बताया था टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। ये वर्ड बहुत बड़ा है और बहुत ही इंक्लूसिव है, इगैलिटेरियन सोसाइटी। सो इगैलिटेरियन सोसाइटी से क्या मतलब है? एक ऐसी सोसाइटी वेयर देयर आर इक्वल राइट्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स इन दैट सोसाइटी। सो इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब सोसाइटी हैविंग equal rights, opportunities for the individuals comprising that society. ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी एक ऐसा समाज, बेसिकली इगैलिटेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी है जो फिलहाल सपनों में है और आगे भी सपनों में रहेगी, क्योंकि इतनी परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। बट हाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी मिनिमाइज हो जाए। जो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें भी ये लिखा टू मिनिमाइज, ठीक है, टू मिनिमाइज, कम से कम किया जाए इनइक्वालिटी। ओके, मूविंग ऑन। लिबर्टी, आज़ादी, पर क्या ये एब्सोल्यूट लिबर्टी है? नो, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट लिबर्टी। आप सबको, किसी को भी एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं होती है, ना ही हमारे घर में, ना ही हमारे रिश्तों में, ना ही हमारे समाज में और देश में भी नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट लिबर्टी तो कहीं नहीं होती, और जहाँ होगी वहाँ पे समाज ही इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, ठीक है। लिबर्टी को हम एक तरीके से कह सकते हैं देयर विल बी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब जहां भी आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जहां भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, उसमें आपको आपके उस राइट्स को लेने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो सकता है। ओके, सो लिबर्टी किस चीज़ का? अब यहाँ भी एक सीक्वेंस है। ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट, देन एक्सप्रेशन, देन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। माइंड यू, देयर आर क्वेश्चंस जहाँ पे इस लाइन को, इन तीनों में से किसी भी लाइन को लिख दिया जाता है और ऑप्शंस में उनके ऑर्डर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये ढूंढना होता है कि जिसमें ऑर्डर इनका सही हो, क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है प्रियम्बल में। ओके, सो यहाँ पे क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, देन एक्सप्रेशन, देन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसको याद कैसे किया जाए। एक तरीका ये हो सकता है, सिंपल तरीके से समझें तो लिबर्टी अभी अपन अलग रखते हैं। इसके बाद क्या, पहला शब्द क्या है? थॉट। जब भी कोई विचार हमारे दिमाग में आता है,
जब भी कोई विचार आता है, सबसे पहले दिमाग में आया विचार, अभी मैंने उसको बोला नहीं है, ठीक है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट है, मैंने विचार किया अपने दिमाग में, ठीक है, अब उस विचार को जब वो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया वो विचार, फिर मैंने उसको एक्सप्रेस किया, एंड व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग इट, आई हैव अ फेथ ऑन इट, आई हैव फेथ ऑन दैट थॉट, ठीक है. सो फर्स्ट देयर इज अ थॉट, then we express it, then we have faith on it. Okay, when there is faith or there is belief, first there is belief, sorry, first we have a thought, then we expressed it, then we have belief. और उस belief, faith क्या है? faith जैसे हम ईश्वर पर faith रखते हैं ना, हमें faith है, हम में से किसी ने देखा नहीं है उसको, बस हमें faith है कि एक ईश्वर है, एक मालिक है जो ऊपर है और वो सब कुछ देख रहा है, तो there is this faith. So पहले हमने विचार को दिमाग में लाया, उसको एक्सप्रेस किया, जब हम एक्सप्रेस करते हैं वी हैव अ बिलीव ऑन दैट एक्सप्रेशन, देन वी हैव फेथ, और जब फेथ आ गया उसके बाद हम वर्शिप करते हैं, उसके बाद हम उसको वर्शिप करते हैं. सो ये एक तरीका हो सकता है, अगर आपके लिए रिलेटेबल है तो आसानी होगी याद करने में. दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और वर्शिप. ओके, ठीक है. सो इसके आगे जस्टिस, लिबर्टी, देन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे. सो टिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली. होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.